जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु शंकर सिंह आप सभी छात्रों का ब्राइट पब्लिकेशन में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आशा है कि दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और जो छात्र चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हम लोग को सपोर्ट मिले। लगेगा कि हाँ, हम लोगों जो पढ़ा रहे हैं वो किसी के काम आ रहा है। नहीं तो मेहनत करते जाएंगे हम लोग, किसी के काम नहीं आए तो उससे क्या फ़ायदा। तो अब आप लोग अपना रिएक्शन दे, उस पर लाइक करके कमेंट करके बताएं कि कैसा क्लास लिया गया है, और जो कमियां होगी उसको भी बताएं, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग कक्षा 6 का अध्याय 3 खत्म कर लिए थे। अध्याय 3 को खत्म कर लिए थे। अध्याय 3 तक हम लोग एलसीएम एचसीएफ भाग विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा दोनों तरीके से सीख चुके थे। और अगले क्लास में हम लोग अध्याय 4 देखेंगे। अध्याय 4 आपका है अध्याय 4 जो आपका है पूर्णांक है। अध्याय 4 चैप्टर जो है आपका पूर्णांक है। कौन सा है? पूर्णांक है। पिछले अध्याय का देखिए एक बाकी है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। दिया गया है कि एक सड़क के साथ साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर लगे हैं, और उसी सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की दूरी पर 300 मीटर की दूरी पर लगे हैं। यदि पहले ढेरी पहले खंभे के निम्न भाग के साथ लगी हुई है, तो उसके कितने दूरी पर दूसरे ढेरी फिर खंभे के निम्न भाग के साथ लगेगी। देखिए मान लीजिए कि एक सड़क है, और सड़क जो है, सड़क के साथ साथ देखिए ये एक सड़क है, और सड़क के साथ साथ तार के खंभे लगे हुए हैं। तो मान लीजिए कि ये जो है तार के खंभे हैं, ये आपके तार के खंभे हैं, ठीक ना। ये तार के खंभे हो गए। इन तार के खंभों के बीच की दूरी जो है 220 मीटर है। 220 मीटर है। कितना है? 220 मीटर, ठीक है ना। और उसी सड़क के साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं। यदि पहले पत्थर पहले खंभे, यानी जो पहला पत्थर, देखिए इसी सड़क के किनारे पत्थर का भी ढेर लगा हुआ है। जैसे खंभा है उसी प्रकार से पत्थर का भी ढेर लगा हुआ है, और पहला पत्थर पहले खंभे के पास है। तो मान लीजिए ये पहला खंभा है, तो यहाँ पत्थर हो गया। पहला पत्थर खंभे के पास है, और देखिए दूसरा पत्थर जो है उससे 300 मीटर की दूरी पर है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की समान दूरी पर है। तो यहाँ से 300 मीटर, तो इस खंभे से यहाँ तक आने में 220 लग जाता है। तो ऑफिशियली ये 300 मीटर जो है इससे आगे आएगा, यानी यहाँ आएगा दूसरा पत्थर। फिर यहाँ से चलेंगे तो तीसरा पत्थर यहाँ आएगा। फिर यहाँ से चलेंगे तो चौथा पत्थर जो है यहाँ आएगा। फिर चलेंगे तो यहाँ से पांचवा पत्थर यहाँ आएगा। तो ऐसे, अब आपका क्वेश्चन, ऐसे पत्थर है, पत्थर के बीच की दूरी जो है 300 मीटर है। कितना है? ये 220 मीटर है, और पत्थर के बीच की दूरी जो है 300 मीटर है। कितना है? 300 मीटर। अब देखिए, अब क्या कह रहा है आपका कि उससे पहले खंभे के साथ जो लगा है पत्थर, देखिए फिर कह रहा है तो उससे कितने दूरी पर दूसरी ढेरी फीट फिर खंभे के निम्न भाग के साथ लगेगी। तो देखिए यहाँ पर खंभे के साथ नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे पूछ रहा है कि अगला पत्थर कब खंभे के साथ लगेगा, कब खंभे के साथ लगेगा। तो क्या करेंगे
कि 220 और 300 का एलसीएम निकालेंगे। 220 और 300 का एलसीएम निकालेंगे तो 110 हो जाएगा, ये 150, फिर 2 से करेंगे 55 और ये 75, फिर 5 से करेंगे 11 और 15, ठीक है ना, 5 से 11 और 15, अब नहीं कटेगा तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा हमारा, एलसीएम निकालने के बाद वो दूरी आ जाएगा, वो दूरी आ जाएगा, यानी देखिए एलसीएम कितना आया है 3300, चूंकि यहाँ 15 है, वही बात है, 3300 आया है, कितना 3300, यानी 3300 मीटर बाद, 3300 मीटर बाद उसका एलसीएम निकालिएगा आप लोग तो 3300 मीटर आएगा, यानी 3300 मीटर बाद फिर से पत्थर जो है खंभे के सामने पड़ेगा, खंभे के सामने लगेगा, ठीक है ना, जैसे खंभा यहाँ होगा तो पत्थर भी ठीक इसके सामने लगेगा 3300 मीटर बाद। तो आइए दोस्तों, आपका अगला चैप्टर जो है चार, जो अध्याय 4 है, पूर्णांक है, कौन है, पूर्णांक। तो आइए हम लोग पूर्णांक देखते हैं। देखिए सबसे पहले पूर्णांक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग पूर्णांक के बारे में जानिए, पूर्णांक किसे कहते हैं। और पूर्णांक जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, पूर्णांक जो है, पूर्णांक को जानने से पहले हम लोग प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को जानेंगे, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को जानेंगे। सबसे पहला दायित्व है मेरा संख्या जानना, क्या, संख्या, संख्या। तो संख्या सभी लोग जानते हैं, संख्या सभी लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 जो है संख्या है, 1 2 3 4 जो है संख्या है, ठीक है ना। तो आइए देखिए, अब हम जानेंगे क्या, प्राकृत संख्या। हम क्या जानेंगे, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो देखिए जिन संख्याओं के जिन संख्याओं से वस्तुओं की जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती गिनती की जाती है, गिनती की जाती है, उसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं, उसे जो है प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। जिन संख्याओं से गिनती की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं, जिन संख्याओं से गिनती की जाती है। जैसे देखिएगा कोई भी गिनती करने लायक सामान हो, वैसा सामान जिसको हम गिन सकते हैं, तो वैसा सामान जब हो तो उसको गिनती करते हैं, गिनते हैं। तो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4, यानी 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे क्या, 1 2 3 4 5 6, अब आगे जितना होगा मतलब अनंत तक चले जाइए, कितना, अनंत तक, इन्फिनिटिव, अनंत तक जाइएगा गिनते गिनते, लेकिन संख्या खत्म नहीं होगी, आपका सामान जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, कि वैसी संख्या जो एक से शुरू हो, जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद जानेंगे हम पूर्ण संख्या, इसके बाद हम जानेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्याओं के
प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो यानी शून्य शून्य मिलाने से बनी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं और पूर्ण संख्या का पहला सदस्य शून्य होता है। यहाँ पर जैसे में लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 ... ठीक ना। तो देखिए प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को मिलाने से बनी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक ना। प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को मिलाने से बनी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। या दूसरे भाषा में कहेंगे कि वो ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू हो और अनंत तक जाए वो पूर्ण संख्या है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक ना। वैसी संख्या जो जीरो से शुरू हो और अनंत तक जाए पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए एक से लेकर इन्फिनिटिव तक चले जाइएगा तो वो मिल जाएगा किसमें? पूर्ण संख्या में। लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या में ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। सब मिलेगा लेकिन एगो जीरो नहीं मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, हाँ या नहीं। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, इसका आंसर क्या होगा? हाँ। ठीक ना। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है तो नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक ना। तो प्राकृत संख्या हम लोग जान लिए और पूर्ण संख्या जान लिए। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे जानेंगे पूर्णांक। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात करना असंभव है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात करना असंभव है। ठीक है ना। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात करना असंभव है, यानी असंभव इसलिए है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत तक होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है अनंत तक होती है। ठीक है ना। अब देखेंगे पूर्णांक। क्या देखेंगे? पूर्णांक। अब देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना। तो लिखेंगे कि ऋणात्मक एवं धनात्मक ऋणात्मक संख्या एवं धनात्मक संख्या। धनात्मक को हटाते हैं, धनात्मक से अच्छा कुछ यहाँ पर और लिखते हैं। ऋणात्मक संख्या शून्य एवं
प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं, के समूह को पूर्णांक कहते हैं, या के समूह जो है के समूह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी देखिए ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो के समूह को जो है पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो के समूह को पूर्णांक कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को, पूर्ण संख्या चूंकि जीरो से स्टार्ट होता है तो ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे -5, -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4 etc etc मतलब इत्यादि, etc मतलब इत्यादि। ठीक है ना, ये आपका एग्जाम्पल है, ये जो है आपका एग्जाम्पल है। अब देखिए कि ऋणात्मक संख्या जो है, ऋणात्मक संख्या जो इसको जब संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, ये आपका संख्या रेखा है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, जीरो। संख्या रेखा पर दाहिने तरफ जो है प्लस होता है, दाहिने तरफ प्लस होता है और बाएं तरफ माइनस, बाएं तरफ माइनस। तो याद रखिएगा कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या को बाएं तरफ, ऋणात्मक संख्या को बाएं तरफ और धनात्मक संख्या को दाहिने तरफ दर्शाया जाता है। जीरो के बाएं तरफ, देखिए ऋणात्मक संख्या को जीरो के बाएं तरफ और धनात्मक संख्या को जीरो के बाएं तरफ दर्शाया जाता है। ठीक है ना, धनात्मक संख्या को जीरो के दाएं तरफ और ऋणात्मक संख्या को जीरो के बाएं तरफ। देखिए शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक संख्या है, शून्य जो है न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक संख्या है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि देखिए ऋणात्मक संख्या जो है इधर दर्शाया जाता है और धनात्मक संख्या दाहिने तरफ। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या जो है -1 है। कौन है? सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 है और सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। और सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 है और सबसे बड़ी ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए अब चलते हैं आपका एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्या को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखिए। पारा 0 से 4 डिग्री नीचे है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब इस संख्या रेखा को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, जब ऐसे सीधा रखेंगे संख्या रेखा को, देखिए ध्यान से, जब ये संख्या रेखा ऐसे है तो इधर जो है आपका इस साइड में धनात्मक संख्या होगा और इस साइड में ऋणात्मक संख्या। लेकिन जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर में क्या चला जाएगा, धनात्मक संख्या, और नीचे में ऋणात्मक संख्या, नीचे में ऋणात्मक संख्या चला जाएगा। संख्या रेखा जो है ये घूमता है कभी भी तो घड़ी जो है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी आपका ऐसे घूमता है और ये ऐसे घूमता है। ठीक है ना, तो जब इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक होगा तो ये इसको जब ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक, और नीचे ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्या को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्णांक के रूप में लिखना है। क्वेश्चन ए दिया है कि पारा जो है 0 से 4 डिग्री नीचे है। पारा यानी तापमान, पारा यानी तापमान 0 से
4 डिग्री नीचे है, ठीक ना। कि कहाँ है, शून्य से 4 डिग्री नीचे। तो शून्य से नीचे जब होगा तो हम अभी बताएं कि जब शून्य से नीचे यानी ऐसे होगा तो नीचे क्या होगा, ऋणात्मक। यानी कि क्या लिखेंगे इसको, 4 डिग्री नीचे है तो क्या लिखेंगे, -4 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर 1500 मीटर ऊंचाई पर है, यानी ऊपर है, तो ऊपर में क्या होगा, प्लस होगा, तो इसको प्लस लिखेंगे 1500 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन सी दिया गया है कि यदि यदि 5 कदम पूरब की दिशा में चली दूरी को +5 कहते हैं, तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली गई दूरी को किस पूर्णांक से व्यक्त किया जाए। तो मान लीजिए कि ये संख्या रेखा है और ये 0 है, इधर 5 कदम चला है तो उसे हम +5 कहते हैं। यदि ये पूरब हो गया तो पश्चिम इधर होगा, पश्चिम इधर होगा ना, इधर 5 कदम चलेगा तो क्या कहेंगे, तो इधर की संख्या -5 होती है, तो क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा -5। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बैंक खाते में 500 रुपया जमा कराना, बैंक खाते में जमा है तो आप जमा कर रहे हैं तो आपका वो जमा पूंजी है, तो जब पूंजी आप जमा कर रहे हैं तो वो आपका पॉजिटिव है, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा +500 रुपये, +500 रुपये। यानी मतलब हमारा वो एक्स्ट्रा पैसा है, हम किसी को दे रहे हैं। अगर किसी से पैसा लेते हैं, कर्जा लेंगे तो वो हो जाएगा माइनस में, लेकिन जब हम देंगे कहीं रखेंगे या कुछ भी, जब वो मेरा अपना प्रॉपर्टी है खुद का तो वो प्लस में होगा। अगर खुद का प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, मान लीजिए किसी से 500 रुपया लिए हैं तो मेरा खुद का नहीं ना है, हम किसी से लिए हैं, कर्जा लिए हैं, तो वो क्या हो जाएगा माइनस में उसको रखेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा +500 बैंक रखने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए ये आपका संख्या रेखा है, मान कर लीजिए यही आपका संख्या रेखा है, ठीक है ना। बाकी सब ये लोग नोट कर लिए हैं, पूर्णांक इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। -1 है, +5 है, -4 है, तो ठीक ना। देखिए तो ए नंबर -1 कहाँ है, यहाँ है, ऐसे लिख कर ऐसे कर दीजिएगा कि हाँ -1 संख्या रेखा पर। दूसरा है +5 बी नंबर का, आप लोग अलग अलग बनाइएगा, हम एक ही संख्या रेखा पर बता दे रहे हैं, तो ये ए का आंसर हो जाएगा। दूसरा है +5, तो +5 यहाँ है, ये बी का आंसर हो गया, ठीक है ना, ये जो है बी का आंसर हो गया। सी कितना है -4 और डी है -7, तो -4 कहाँ है, यहाँ है, तो ये आपका -4 सी हो गया। डी है कितना है 7 है, तो देखिए डी यहाँ है, डी जो है यहाँ है, दिखाई दे रहा है ना, डी यहाँ है, ये आपका +7 हो गया। सी कितना है -8, सी कितना ई है, ई इसको कर लीजिए, ये जो है ई है आपका, ठीक है ना, क्या है ई है, ई है, ठीक ना। ई कितना दिया गया है -8, तो आप इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, -8 यानी ई यहाँ पर जो है ई आपका -8, ये ई हो गया, ठीक है ना। ए हो गया ये बी हो गया, सॉरी देखिए ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ हो गया, डी यहाँ हो गया और ई जो है यहाँ हो गया। आप लोग अलग अलग फिगर बनाकर उसको रखिएगा, आप लोग अलग अलग फिगर बनाकर उसको रखिएगा, ठीक है ना, अलग अलग फिगर बनाकर रखिएगा। अब आइए अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, सबको इसको दर्शा लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, हम बता दिए हैं। आगे क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है
कि नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा दिखाया गया है जो पूर्णांक के रूप में निरूपित है। ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक संख्या रेखा दर्शाया गया है जो पूर्णांक के रूप में निरूपित किया गया है। ठीक है ना। किस रूप में? पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक के रूप में निरूपित किया गया है। ठीक, तो देखिए इसको, यहाँ पर एक संख्या रेखा दर्शाया गया है जो कि पूर्णांक के रूप में निरूपित किया गया है। इससे सवाल आपको दिया गया है नीचे सॉल्व करना है। इस रेखा को देखते हुए निम्न बिंदुओं के स्थान ज्ञात करें। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 3 4 5 6 7 GHIJ। ये फिगर जो है गलत है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। और देखिए इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8 है, -8 है। EFG, ये H है, ये I, ये HI, और थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो यहीं कहीं J है। ठीक है ना, ये J है, ये 8 है। ठीक ना, J भी है आपका, इसमें छूट गया है, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु D 8 है तो बिंदु D -8 है। कितना है? -8 है। तो +8 वाला बिंदु कौन सा है? इधर से जब देख रहे हैं कि D कहाँ है? -8 पर है, तो +8 वाला बिंदु क्या है? तो देखिए +8 वाला बिंदु क्या है? J है। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? J लिखेंगे कि +8 वाला बिंदु है J है। +8 वाला बिंदु कितना है? J है। क्वेश्चन नंबर B देखिए कि बिंदु B ऋणात्मक पूर्णांक है। बिंदु B ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है? बताना है कि बिंदु B जो है ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है। तो हम बताए थे कि जीरो के दाहिने तरफ जो पूर्णांक होता है वो धनात्मक होता है और जीरो के बाएं तरफ का पूर्णांक ऋणात्मक होता है। तो B जो है किधर है? जीरो से बाएं तरफ है, तो B क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए बिंदु C और E के संगत पूर्णांक लिखिए। तो देखिए बिंदु C कहाँ है? बिंदु C -6 पर, यानी -6 और E का कह रहा है ना, E कहाँ है भाई? तो E है +1। तो इसका संगत पूर्णांक क्या हो जाएगा? -6 और +1, -6 और +1। क्वेश्चन नंबर D देखिए कि इन संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? किसका मान सबसे कम है? तो आप लोग देखिए और बताइए कि किसका मान सबसे कम है। जैसा कि हम बताए थे, देखिए -1 -2 जैसे इधर बढ़िएगा तो 1 सबसे छोटा है और ये सब बड़ा बढ़ते जाएगा, लेकिन इधर क्या है कि ये सबसे बड़ा है और ये जो है इधर घटते जाएगा। अब इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए -1 का मतलब हो गया आप 1 रुपया कर्जा में है, और माइनस इधर जैसे जैसे बढ़िएगा 2 मतलब 2 रुपया कर्जा में है, 3 मतलब 3 रुपया कर्जा में, 4 मतलब 4 रुपया कर्जा में। तो सबसे अमीर कौन होगा? तो जो 1 रुपया कर्जा में है भाई, वो टप से कर्जा चुका कर उसके बाद पैसा जो है बचाना शुरू कर देगा। ठीक ना, तो सबसे अमीर कौन है? 1। यही समझ के चलना है आपको कि इसी तरीके से जो है 1 - 1 सबसे बड़ा है, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो सबसे छोटा मिलेगा। तो प्लस वाला तो इससे बड़ा है। अब हमें इधर देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, और क्वेश्चन डी है कि इन संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में किसका मान सबसे कम है। तो सबसे कम किसका मान है? तो डी का। किसका? डी का, चूंकि डी जो है 8 रुपया कर्जा लिया है। डी 8 रुपया कर्जा लिया है, सब इससे
कमे कर्जा लिया है, सब इससे कमे कर्जा लिया है। ठीक ना, अब बढ़ते हैं आगे। आगे आपका क्वेश्चन है ई नंबर की सभी बिंदुओं को उनके नामों के घटने क्रम में लिखिए, घटने क्रम में। तो देखिए सबसे बड़ा बिंदु कौन है, यहाँ जे था, सबसे बड़ा बिंदु कौन है, तो सबसे बड़ा बिंदु जे है। सबसे बड़ा बिंदु कौन है, जे है। घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटका को आई, उसके बाद एच, उसके बाद जी हो गया, उसके बाद एफ हो गया, उसके बाद ई हो गया। ठीक ना, उसके बाद ई हो गया, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद सी हो गया और उसके बाद डी हो गया। ठीक ना, इस प्रकार घटते क्रम में लिख दीजिए आप लोग। सबसे बड़ा से स्टार्ट कीजिए और सबसे छोटा पर आकर रोक दीजिए। तो तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर होगी। तो देखिए कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर होगी। तो देखिए 3 और 7 है। अब पूछ रहा है कि कौन सी संख्या दाईं ओर होगी, 3 होगी या 7 होगी। तो देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ है। तो कौन संख्या किसके दाईं ओर है, तो 7 जो है 3 के दाईं ओर है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 7 संख्या रेखा पर 3 के दाईं ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, -5 और -7 में कौन दाईं ओर है। तो -5 यहाँ है और -7 यहाँ है। तो -5 और 7 में कौन दाईं ओर है, -5। तो इसका आंसर लिखेंगे कि संख्या रेखा पर -5 -7 के दाईं ओर है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि 2 और -2। तो 2 और -2 में कौन दाईं ओर है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ -2 है। तो -2 के दाईं ओर कौन संख्या है, 2। तो लिखेंगे कि जो दो संख्या रेखा पर 2 -2 के दाईं ओर है। ठीक ना, -2 के दाईं ओर है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 और 11। 12 और -12 और 11। तो देखिए -12 जो है किधर होगा, इधर होगा। 7 8 9 10 इधर -12 होगा और +11 किधर होगा, इधर होगा। तो कौन दाहिने तरफ है, +11 है। तो क्या लिखेंगे कि संख्या रेखा पर 11 -12 के दाहिने तरफ है, -12 के दाहिने तरफ है। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, -5 और -8। तो -5 यहाँ है और -8 यहाँ है, कौन दाहिने तरफ है, तो -5। लिखेंगे कि -5 जो है -8 के दाहिने तरफ है, -5 -8 के दाहिने तरफ है। एफ नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 और 0, 1 और 0। तो देखिए 1 जो है यहाँ है और 0 कहाँ है, यहाँ है। यानी कि 1 0 के दाहिने तरफ है, 1 0 के दाहिने तरफ है। ठीक ना, 1 जो है 0 के दाहिने तरफ इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए हुए युग्म पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो दिया गया है 1 और -8। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो 1 और -8 में छोटा कौन है, तो -8 है, -8 से -8 है। ठीक ना। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए युग्म पूर्णांक के बीच के, यानी इन दोनों को छोड़कर इनके बीच के संख्या को लिखना है। तो वो भी बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा इनके बीच क्या होगा, -7 होगा। फिर इससे बड़ा -6, इससे बड़ा -5, इससे बड़ा -4, फिर इससे बड़ा -3, -2, -1 और 0। ठीक ना। 1 और 8 के बीच में कौन कौन संख्या है, तो -7, 6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी दिया गया है -5 और -7, -5 और -7।
के बीच की संख्या लिखना है। तो इनमें छोटा कौन है? -7 है। तो -7 और -5 के बीच में क्या हो जाएगा? -6, एक ही संख्या होगा। -6 के बाद फिर क्या आ जाएगा? -5। तो ये नहीं लिखना है, इनके बीच की संख्या लिखना है। तो माइनस क्या हो जाएगा? -5, -6 जो है आपका आंसर। सी कह रहा है कि -9 और -15 के बीच की संख्या लिखे, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? -14, फिर -13, -12, -11, -10, -10, इतना ही, ठीक है ना? -10 तक ही, -9 और -15 के बीच का लिखना था बढ़ते क्रम में। तो ये जो है बढ़ते क्रम में हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है, -30 और -21 के बीच की संख्या लिखे। तो -30 के और -21 के बीच में सबसे छोटा क्या है? तो -29, उसके बाद -28, इससे बड़ा -27, इससे बड़ा -26, इससे बड़ा -25, इससे बड़ा -24, इससे बड़ा -23, इससे बड़ा -22, और इतना ही लिखना है। -21 और -30 के बीच में इतना संख्या है, बढ़ते क्रम में लिख दिए, ये इसका आंसर। अब देखिए 6 नंबर देखते हैं। 6 का ए, -25 के -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। -25 से छोटे 4 गो ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। कैसा? ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है -25 से छोटा। तो -25 से छोटा क्या हो जाएगा? -25 से छोटा ऋणात्मक पूर्णांक 4 गो लिखना है। तो -26, -24 मत लिखिएगा, -24 जो है -25 से बड़ा है। हम अभी बताएं कि -25 मतलब वो -25 रुपया कर्जा में है, 25 रुपया कर्जा में है, और -24 का मतलब केवल 24 रुपया कर्जा में है। तो दोनों में कौन ज्यादा कर्जा लिया है? तो 25 वाला, यानी 25 वाला ज्यादा गरीब है। तो उसको वो 25 वाला छोटा ना हो गया। मेरे पास अपना है 24 रुपया, और आप दूसरा का लिए हैं 25 रुपया, आपको लौटाना है। तो कौन होगा ज्यादा अमीर? हम होंगे। तो बस वही बात है, -24 मत लिखिएगा, -24 इससे बड़ा है। -26, -27, -28 और -29, ठीक ना? इतना 4 गो हो गया उससे छोटी संख्या। अब आइए देखते हैं आगे। अब कह रहा है कि -8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखे। -8 से बड़ लिखना है। तो -8 से बड़ा क्या क्या हो जाएगा? -7, -6, -5, -4 और -3, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। यदि असत्य कथन है तो सत्य बनाइए। देखिए ए नंबर दिया गया है कि संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। तो संख्या रेखा जो है, संख्या रेखा, और इधर यहाँ शून्य है, तो इसके बाईं ओर, किधर? बाएं। बाएं मतलब इधर। इधर कैसी संख्या होती है? ऋणात्मक संख्या। तो ये सही है कि गलत? तो सही है, तो इसको लिखेंगे कि सत्य है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर दाहिने ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। देखिए ये संख्या रेखा है, और इसके दाहिने ओर की संख्या, इसके दाहिने तरफ की संख्या जो है, इधर की संख्या जो है, इधर की संख्या से छोटी होती है। -1 और -1 जो है, इधर देखिए -1, क्या ये जो है, ये संख्या इससे छोटी है? 1 -1 से छोटी है? तो नहीं, दाहिने तरफ की संख्या बड़ी होती है, दाहिने तरफ की संख्या बाएं तरफ की संख्या से बड़ी होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये असत्य है, ये असत्य है। और देखिए
क्वेश्चन नंबर सी देखिए, क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक -2 है, सबसे छोटा पूर्णांक -2 है। तो देखिए, हम जैसा कि बताए हैं कि संख्या रेखा यहाँ 0 है, तो सबसे छोटा -1 से स्टार्ट कीजिएगा, तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक -2 है, नहीं, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, 0 है, सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। चूंकि ये भी बताए थे आप लोग को स्टार्टिंग में कि 0 न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है, 0 न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, -2 होगा, नहीं, ये होगा असत्य, सबसे छोटा पूर्णांक 0। डी नंबर देखिए, -28 और -25 से बड़ा है, -28 जो है -25 से बड़ा है। आप -28 रुपया कर्जा में है और हम -25 रुपया कर्जा में है, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा, तो -25 वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। क्या लिखेंगे कि -28 पूर्णांक -25 से छोटा है, न कि बड़ा, ठीक ना। -28 जो है -25 से कैसा है, छोटा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि हम -5 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हमें किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, ये एक संख्या रेखा है, ये एक संख्या रेखा है और यहाँ 0 है, ठीक ना। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इधर आइएगा -11 -12। तो कह रहा है कि -5 से, कहाँ से, -5 से 5 कदम बाएं तरफ, ठीक ना। तो -5 यहाँ है और यहाँ से 5 कदम बाएं यानी इधर चलना है। तो यहाँ से चलेंगे 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, तो कहाँ पहुँच गए, -10 पर। कहाँ, -10 इसका आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आंसर, -10। उसके बाद बी देखिए, यदि हम +2 के दाईं ओर 4 कदम चले, +2 के दाईं ओर 4 कदम, देखिए +2 यहाँ है और यहाँ से 4 कदम दाईं ओर चलते हैं, यहाँ से 1 2 3 4, तो कहाँ पहुँच गए, 6 के पास। कहाँ पहुँच गए, 6 के पास। अब आइए देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर हैं तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा। तो देखिए, -7 कितना, -7, तो -7 यहाँ है और -15 पर जाना है, तो इधर बढ़ेंगे -8 -9 तब न जाएंगे। तो यानी किस दिशा में चलना पड़ रहा है, तो बाएं तरफ, -7 के बाएं तरफ इसका आंसर हो जाएगा कि -7 के बाएं तरफ। अब देखिए डी नंबर, यदि हम संख्या रेखा पर -4 के बाईं ओर +3 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलनी पड़ेगी। -4 के बाईं ओर +3 पर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलनी पड़ेगी। तो देखिए, ये संख्या रेखा है और यहाँ से कहाँ जाना है, -4 से +3, -4 पर हैं और यहाँ पहुँचना है, तो किधर चलेंगे, दाहिने तरफ चलेंगे। किधर, दाहिने तरफ। तो क्या हो जाएगा, -4 से दाहिने तरफ चलना पड़ेगा। किधर, -4 से दाहिने तरफ। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री दर्शाया जाता है, ठीक ना। पानी के जो जमाव है, जमाव यानी देखिए, पानी जो जमाव यानी जमता है, पानी कितने पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमना शुरू हो जाता है।
तो वही बात कह रहा है कि पानी का जमाव 0 डिग्री सेल्सियस से दर्शाया जाता है। यदि माउंट आबू का तापमान, मान लीजिए माउंट आबू जो है कोई जगह है और ठंडा के दिन में वहाँ का तापमान, ठंडा या गर्मी, भाई जैसे जम्मू कश्मीर में तापमान हमेशा लो रहता है, कम रहता है, तो वैसे ही कोई माउंट आबू जो है ठंडा जगह होगा और वहाँ पर तापमान जो है जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। तो जमाव कितना है? जमाव कितना है? 0। जमाव कितना है? 0 0। अब इससे कम यानी नीचे आइए, नीचे आइएगा तो क्या मिलेगा? -1 -2, यानी 2 डिग्री चलना है। तो ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, तो कितना हो गया? -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि देखिए पानी के जमाव बिंदु को शून्य से दर्शाया जाता है यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है, तो हम -2 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। जब तापमान कम है तो उसको क्या लिखते हैं? -2 डिग्री सेल्सियस। तो अब निम्न प्रश्न का उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री नीचे आ जाए, जमाव बिंदु से 7 डिग्री नीचे, तो जमाव बिंदु यदि 0 है तो यहाँ से 7 डिग्री नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, उसके बाद -6 -7। अब चलेंगे, स्टार्ट करेंगे चलना। देखिए एक कदम 0 से, फिर यहाँ से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, तो क्या लिखेंगे? -7 डिग्री सेल्सियस इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है बी नंबर कि निम्न वस्तुओं में से कौन सी वस्तु का तापमान कम है? तो -20 डिग्री कम है कि 26 डिग्री सेल्सियस कम है? तो कौन सा तापमान कम है? -20 डिग्री जो है कम है कि नहीं? -20 डिग्री कम है, -20 डिग्री कम है। उसके बाद बी नंबर देखिए कि 0 डिग्री या -1 डिग्री, तो -1 डिग्री कम है। -3 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस, तो -3 डिग्री सेल्सियस कम है। उसके बाद देखिए -8 डिग्री सेल्सियस कि -12 डिग्री सेल्सियस, तो -12 डिग्री सेल्सियस जो है कम है। इस प्रकार आपका अध्याय 4 जो है समाप्त होता है। अध्याय 4 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।